शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। कांग्रेस के बड़े नेता जयराम रमेश ने खुद माना है कि उनकी पार्टी देश भर में अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रही है और उस पर अप्रासंगिक होने का खतरा मंडरा रहा है। जयराम रमेश दशकों से कांग्रेस के थिंक टैंक का अहम हिस्सा रहे हैं और आज खुद बगावती सुर में बोल रहे हैं। कह रहे हैं देश बदल रहा है, लेकिन उनके कुछ नेता सल्तनत जाने के बाद अब भी सुल्तानों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। जयराम रमेश अपनी पार्टी को आईना दिखाते हुए कह रहे हैं आज कांग्रेस का मुकाबला मोदी और अमित शाह से है, जो अलग तरह से सोचते हैं, अलग तरह से सियासत करते हैं और उनसे मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को बदलना होगा। पुरानी सोच और पुराने नारों से अब काम नहीं चलने वाला। जयराम रमेश साफ कह रहे हैं पार्टी का जहाज डूब रहा है, लेकिन कांग्रेस इसे उतना बड़ा संकट मानने से साफ इनकार कर रही है। इस बीच गुजरात का राज्यसभा चुनाव अमित शाह और अहमद पटेल के बीच नाक की लड़ाई बन गया। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, अहमद पटेल और अमित शाह की टक्कर में किसकी होगी जीत और क्या अस्तित्व की लड़ाई से उबर पाएगी कांग्रेस? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा सुनिए जयराम रमेश की चेतावनी पर कांग्रेस क्या कह रही है। कांग्रेस सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ बीजेपी से गौरव भाटिया जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से मेरे साथ संजय झा हैं, समाजवादी पार्टी से अनुराग भदौरिया मेरे साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा भी जुड़ेंगे। मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जो कि गुजरात के राज्यसभा चुनाव पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, उनके पास भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि पल पल बदल रही है। गुजरात में अमित शाह और अहमद पटेल के बीच टक्कर की इस सूरत चलिए सबसे पहले आपको संजीव त्रिवेदी के पास ही ले चलते हैं। संजीव, क्या हो रहा है इस समय? अहमद पटेल और अमित शाह की ये टक्कर क्या रूप ले रही है? अब लगता है फोन कट गया है, फिर बातचीत करेंगे संजीव से। पहले गौरव आपके पास आ रहा हूं। गौरव भाटिया, आप तो खुद एक लॉयर भी हैं, आपने भी कई चुनाव देखे हैं। गौरव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ, सुन पा रहा हूं। गौरव, राज्यसभा की इस सीट पर तो अहमद पटेल का कब्जा था, आपने इस बार इसे नाक की लड़ाई बनाकर, गौरव क्या किया आपने? ये आपके पास नंबर नहीं थे, आपके पास संख्या नहीं थी। गौरव, कांग्रेस के पास एमएलए थे, पार्टी में बगावत के बाद भी उनके पास एमएलए थे, आपने अपना उम्मीदवार उतारा और उसके बाद कांग्रेस में तोड़फोड़ करके कौन सा उदाहरण बीजेपी पेश कर रही है? गौरव नहीं मानक जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अगर कांग्रेस की लीडरशिप से कांग्रेस के एमएलए नहीं संभल रहे तो भारतीय जनता पार्टी पे उंगली कैसे उठाई जा सकती है? हमें याद करना होगा कि श्री शंकर सिंह वाघेला जी, जो कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया और क्या कहा? उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस की लीडरशिप है ये अपने लीडर्स और वर्कर्स से भी बात नहीं करती, उनकी कोई विचारधारा नहीं है और ये ऐसे पार्टी को चलाते हैं कि जैसे कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति चला रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कोई रोल नहीं था। दूसरी बात, ये जो 44 एमएलए थे, राज्यसभा का इलेक्शन कांग्रेस जीते या बीजेपी, ये बड़ा सवाल नहीं है, ना राजनीति के महत्व में और अदरवाइज भी। लेकिन बड़ा सवाल ये है, ये 44 एमएलए जनप्रतिनिधि थे, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में गुजरात में होना चाहिए था, लोगों के साथ जो बाढ़ से पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने उनके घड़ी में साथ खड़े होकर कदम उठाए। गौरव, एक सेकंड, आप लगातार यही बात कह रहे हैं और लगातार कांग्रेस को एम्बेरस करने की, शर्मिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने बाढ़ के समय अपने एमएलए को बेंगलुरु के रिजॉर्ट में भेज दिया। लेकिन दामन आपका भी साफ नहीं है, क्योंकि आपने भी कांग्रेस से बागी हुए उम्मीदवारों को अपने यहां लिया, उन्हीं में से एक को राज्यसभा चुनाव का उम्मीदवार बनाकर उतार दिया, जबकि आपके पास संख्या नहीं थी। गौरव, एक सेकंड, इस बहस पर हम लौटेंगे। संजीव त्रिवेदी मेरे साथ जुड़ गए। संजीव, क्या हो रहा है इसमें? क्या अहमद पटेल अपनी कुर्सी बचा पाएंगे राज्यसभा की? संजीव, ऐसी कोई सूचना अभी नहीं है। देखिए, वो तो काउंटिंग के बाद नतीजों से पता चलेगा, लेकिन जो दावे हैं और उन दावों में सत्यता कुछ अगर आंकी जा सकती है, क्योंकि जेडीयू और एनसीपी के जो दोनों एमएलएज हैं, उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा है कि हम कांग्रेस को वोट दे चुके हैं। तो ऐसे में जबकि 45 का जादुई आंकड़ा है, तो 43 वोट कांग्रेस के और 2 वोट बाहर से आए, 45 का आंकड़ा छू देती है कांग्रेस। हाँ। और ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाती है। लेकिन अब ऐसे में क्या विश्वासघात होने वाला है, क्या कोई विश्वासघात हो चुका है, ये तमाम बातें जो है वो काउंटिंग के बाद आएंगी सामने। लेकिन आपको हम बताएं मानक
कि काउंटिंग शुरू नहीं हुई है अभी, और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से क्या निर्देश आता है कि अगर कोई एमएलए वोट कास्ट करते वक्त वोट अपने पोलिंग एजेंट को न दिखा करके सामने विरोधी दूसरे दल के नेता को दिखाए, ये साबित करने के लिए कि देखिए मैं बागी हो गया हूं और आपको ही वोट दे रहा हूं, तो क्या वो वोट वैलिड माना जाएगा। और प्रेसिडेंट ऐसा है कि हरियाणा में कुछ इसी तरह का मामला हुआ था और रणदीप सुरजेवाला का वोट खारिज हुआ था जब हाल में सुभाष चंद्रा चुने गए थे राज्यसभा के लिए। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि ये प्रेसिडेंट के बिना पर आज रणदीप सुरजेवाला ही नहीं अप्रोच किया है इलेक्शन कमीशन को और सामने वो केस रख दिया है। अब देखना यह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन कहता क्या है और वहां से संदेश यहाँ आएगा। ये मेरे पीछे पोलिंग बूथ है और पोलिंग बूथ में सामने बहुत खामोशी है, दिन भर काफी चहल पहल रही थी और सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली से संदेश आए तो उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाए। लेकिन यहाँ आखिर मैं आपको ये कहना चाहूंगा मानक कि भले ही अगर वो आंकड़े जो हैं वो अगर सुबह से जो कहे जा रहे थे कांग्रेस के द्वारा वो अगर सही हैं तो ये 2 वोट खारिज होते हैं या नहीं होते हैं वो रिजल्ट्स पे असर नहीं करेगा। ठीक है, देख लीजिए गौरव, आपने इसको ऐसी नाक की लड़ाई बना दिया, अगर अहमद पटेल जीत गए तो आपकी हार मानी जाएगी, अमित शाह की हार मानी जाएगी। गौरव नहीं मानक जी, सबसे पहले तो चाहे ये कांग्रेस सीट जीते या हारे, जनता का विश्वास कांग्रेस हार चुकी है, जो बहुत बड़ी हार है। और मैं ये भी साथ में कहूंगा, आज चर्चा का विषय था, आपने कहा कि जो जयराम रमेश जी ने कहा और उस पर भी आएंगे, उस पर भी आएंगे गौरव, उस पर भी आएंगे। देखिए हाँ बिल्कुल, तो हमारे लिए तो हमने जो संविधान की परिधि में रहते हुए चुनाव होते हैं वो कराए गए हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि जो भी रिजल्ट आएंगे वो मान्य होंगे और अच्छे ही आएंगे। हमने अगर किसी को अपनी पार्टी में लिया तो वो इसलिए लिया क्योंकि वो आने के लिए तैयार था, कहीं ना कहीं विचारधारा का मेल था। हमने किसी भी गलत तरीके का उपयोग ना किया है ना करेंगे। कांग्रेस के एमएलए जो कांग्रेस उनको गेस्ट हाउस में बंद करके रखती है, बताना होगा कि क्या उनके एमएलए ऐसे हैं कि वो उनकी भी नहीं सुन रहे, कि उनको बंदियों की तरह गौरव और वो गौरव ठीक है, जाहिर है खरीदे जा गौरव, आपका आर्गुमेंट ये रहेगा कि कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं ये कह रहा हूं आपके पास संख्या नहीं थी, आपको तीसरा उम्मीदवार राज्यसभा में हमें अहमद पटेल के खिलाफ उतारना ही नहीं चाहिए था। आपने वो उम्मीदवार उतारा और उसके बाद तोड़फोड़ यहां तक पहुंची कि अहमद पटेल को अपनी कुर्सी बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब देखिए जो बागी उम्मीदवार कांग्रेस के वोट देकर निकल रहे हैं वो अपना वोट अमित शाह को दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ना सुनिए मेरी बात मानक जी, यहां भी आप थोड़ा सा चूक गए। जो राज्यसभा की वोटिंग होती है ये सीक्रेट बैलेट होती है, और सीक्रेट बैलेट क्यों रखी गई है कि इसमें पार्टी की व्हिप नहीं चलती है। इसमें जो अपना एमएलए है वो अपने हिसाब से वोट कर सकता है, और अगर कोई एमएलए कांग्रेस के उम्मीदवार के लिए वोट नहीं करना चाहता तो इसमें क्या भारतीय जनता पार्टी की गलती है? भारतीय जनता पार्टी अपने एमएलए को कह रही है, वो लोग वोट कर रहे हैं। कांग्रेस के बागी एमएलए आपके उम्मीदवार को वोट देने के बाद अमित शाह को अपना वोट क्यों दिखा रहे थे? यही मुद्दा अब टेक्निकल ग्राउंड बन गया है। और नहीं, ये तो आप उस एमएलए से पूछिए ना, सीक्रेट बैलेट नहीं होता है, एमएलए से पूछिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ, संजीव कुछ बता रहे हैं। संजीव मानक सीक्रेट बैलेट नहीं होता है, ओपन पर्चा वोटिंग होती है। यानी कि आप वोट करते हैं और वोट करने के बाद अपनी पार्टी के पोलिंग एजेंट को आप दिखाते हैं। जी हाँ, अपने पोलिंग एजेंट को दिखाते हैं। वो पोलिंग एजेंट कागज और कलम लेकर बैठे होते हैं और वो मार्कआउट करते चले जाते हैं। ये मत समझिए कि काउंटिंग होने के बाद पता चलेगा, काउंटिंग तो उसी वक्त हो जाती है जिस वक्त कास्ट होता रहता है वोट, और इसी कारण से विक्ट्री साइन फ्लैशेस किए गए थे। इसीलिए ये कहना कि सीक्रेट बैलेट होता है ये उचित नहीं होगा। और रहा सवाल के बैंगलोर ले गए थे, तो ये सवाल हमने यहाँ भी किया था बहुत लोगों से। आखिर भारतीय जनता पार्टी जब झारखंड के एमएलए को राजस्थान लेकर के गई थी उस वक्त भी तो ये दृष्टांत सामने आया था, और राजनीति में नैतिकता का उदाहरण क्या ये उचित है ये कहा गया था। आज ऐसा लगता है कि वही मानक उदाहरण पलट गया है। बिल्कुल सही है। अब नए आए हैं भारतीय जनता पार्टी में भाटिया साहब, वही बात कह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। मुझे पता है आपको जाना है क्योंकि वहां चहलकदमी और बहुत गहमागहमी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव इस जानकारी के लिए। गौरव, जवाब दीजिए, नैतिकता भी तो कोई एक चीज होती है। 20 साल से गुजरात में राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं हुई, अनअपोज्ड निर्विरोध राज्यसभा के उम्मीदवार चुनाव जीतते आए। इस बार आपने नंबर न होने के बावजूद अहमद पटेल के सामने उम्मीदवार उतारा। उनकी पार्टी को तोड़ने में आपने बहुत भूमिका निभाई है जोर शोर से। उनकी पार्टी से टूट कर आए एमएलए को आपने अपनी पार्टी में लिया, राज्यसभा के चुनाव का उम्मीदवार बनाया, और आज देखिए
बागी एमएलए आपको वोट करने के बाद अपना वोट दिखा भी रहे हैं कि देखिए हमने आपको वोट दिया, इससे क्या संकेत मिलता है गौरव? देखिए मानक जी, पहली चीज तो जो आपके पत्रकार बंधु कह रहे थे, जानकारी ले ले, सीक्रेट बैलेट ही होता है राज्यसभा इलेक्शन में, जो मेरी जानकारी है। दूसरी बात मैं बता दूं, मैंने शंकर सिंह वाघेला जी का उदाहरण दिया। शंकर सिंह वाघेला जी को क्या भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा? तो बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस की जो लीडरशिप है आज बहुत ही कमजोर है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, चलिए ठीक है, आपका आर्गुमेंट ये है कि कांग्रेस के सारे एमएलए अपने नेताओं से नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर अहमद पटेल चुनाव जीत गए तो इसे नाक की लड़ाई बनाकर अब हार, कितना नुकसान आपका होगा, कितनी आपको मुंह की खानी पड़ेगी? नाक की लड़ाई तो आप बार बार बोल रहे हैं मानक जी। मैंने तो फिर कहा कि हमारे को पूरा विश्वास है कि हमारे सभी कैंडिडेट चुनाव जीत के आएंगे। और अगर आज जो एमएलए कांग्रेस के हैं, जैसा हमने देखा 7 एमएलए पहले भी टूट गए थे, बाकी लोग भी कांग्रेस के साथ नहीं चलना चाह रहे, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी कांग्रेस की लीडरशिप के साथ होगी। ऐसा कैसे हो जाता है कि कोई चुनाव जीत जाए तो कांग्रेस थपथपाती है राहुल गांधी जी की पीठ, और अगर हार जाए तो उसका ठीकरा वो भारतीय जनता पार्टी पे फोड़ना चाहती है? ये तो उचित बात नहीं है ना। 44 एमएलए को गुजरात में रह के वहां की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, और हमने देखा कैसे डीके शिव कुमार ने। ठीक है गौरव, अरे गौरव बहुत आगे ले जा रहे हैं, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया। ठीक है, बहुत आगे ले जा रहे हैं, भ्रष्टाचारी है। ठीक है, बहुत आगे ले जा रहे हैं, वापस गुजरात पे ला रहा हूं। संजय झा, जवाब दीजिए, आपके पास इतने एमएलए थे, आप चाहते तो बहुत आराम से अहमद पटेल को राज्यसभा भेज सकते थे। क्या हुआ ऐसा कि अहमद पटेल को कुर्सी बचाने के लिए पसीना बहाना पड़ा? ये नौबत आ गई है कि एक दिल्ली में इलेक्शन कमीशन भागना पड़ा। मानक जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, आपके दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि आप देख लीजिए कि ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने राजनीतिक दर्जा को कितना नीचा, घटिया और घिनौनी बना दिया है कि गुजरात में 220 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है बाढ़ में। उसके बारे में गौरव भाटिया एक शब्द नहीं बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन एक राज्यसभा सीट के लिए, कांग्रेस को हराने के लिए ये 20-20 करोड़ रुपए हर एक एमएलए, हर एक जो हमारे जो नेता थे उनको खरीदने के लिए ये तैयार थे। यही आज की राजनीतिक सच्चाई है। मैं 2 चीज संक्षेप में कहना चाहूंगा। गौरव भाटिया जी जो पहले किसी दूसरे पार्टी में थे, अब अरे निजी छोड़ दीजिए, अरे संजय वो पहले किसी भी पार्टी में तो छोड़ दीजिए, किसी की हिस्ट्री पे क्यों जा रहे हैं, मुद्दे पे रहिए। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ। ठीक है, मुद्दे पर आ रहा हूँ। मैं ये बताना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि कितने ढोंगी लोग राजनीति में होते हैं। संजय जी आप बात पूरी करिए। संजय प्लीज, अरे संजय प्लीज, संजय नो पर्सनल कमेंट, संजय पर्सनल कमेंट नहीं, मुद्दे पे बोलिए। ढोंगी कौन है कौन नहीं, संजय प्लीज। मैं नो पर्सनल कमेंट। नहीं, वो राजनीति का आजकल नया रुख है, लेकिन खैर उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं अब ये समझ लीजिए कि यदि कांग्रेस पार्टी को अपने विधायकों को बैंगलोर भेजना पड़े तो आप ये सोच लीजिए कि किस तरीके का नकारात्मक हालात गुजरात में थे। उसका सबूत क्या है? ये कहते हैं आप अपनी विचारधारा के लोगों को क्यों नहीं एक इकट्ठे में रखा। इतनी बेशर्मी, इतनी निर्लज्जता मैंने किसी भी राजनीतिक दल में नहीं देखा कि वो कह रहे हैं कि यदि आप लोग को हम खरीदेंगे, 20 करोड़ रुपया देंगे, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने शिकायत एक सार्वजनिक तरीके से हमने इलेक्शन कमीशन में दिया है। ये सबूत दिया है कहां पर अमित शाह जी के अफसर लोगों ने जवाब देना चाहता हूं इनके पास इन्होंने 1 मिनट में खत्म करने दीजिए मुझे। आपको बहुत वक्त मिला था गौरव जी, मैं सुन रहा था आपको, बड़े शांति से सुना था, मुझे भी वक्त दिया कीजिए। अंत में देखिए यही हालत है आज देश का कि ये कहते हैं कि हम तो खरीदेंगे, आप चिंता कीजिए, लेकिन हम तो खरीद रहे हो तो ठीक है। तो राजनीतिक नैतिकता या बेईमानी या भ्रष्ट होने का यदि इतना खुलेआम दिन दहाड़े ये खुद प्रचार कर रहे हैं तो इसका जवाब भारत के आवाम, भारत के नागरिक जरूर भारतीय जनता पार्टी के अहंकार और घमंड को जरूर देंगे। आज ये बेशर्मी की हालत है हमारे देश में मानक जी। और आपके लिए मैं जो बहुत इज्जत है, आपके प्रोग्राम में आने में मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में सबको मौका मिलता है कि आज भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा सीट के लिए करोड़ों रुपए बर्बाद करती है, लेकिन जो बाढ़ में जो पीड़ित है उसके लिए इनको संजय लेकिन देखिए सारी जिम्मेदारी आपने बीजेपी पर डाल दी, सारे आरोप लगा दिए संजय झा, लेकिन अपना घर आप क्यों नहीं संभाल पाए, अपना घर आप क्यों नहीं संभाल पाए?
और ये नाक की लड़ाई अगर अहमद पटेल हार जाते हैं या फिर इतनी मुश्किल से जीत भी जाते हैं तो अमित शाह और अहमद पटेल की इस लड़ाई में जीत किसकी होगी? सीट जीत भी गए तो क्या अहमद पटेल की और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप की हार नहीं है? मानक जी, कंफर्टेबल मेजॉरिटी होते हुए भी आपको 45 अपने एमएलए बचाने में इतना संघर्ष करना पड़ा, इतना पसीना बहाना चाहता हूं संजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। मानक जी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, मैं उसका जवाब संक्षेप में देता हूं। अब आप ये देख लीजिए गुजरात का हालत क्या है कि जब श्री राहुल गांधी जी वहां गए, उन पर हमला किया गया, पत्थर से हमला किया गया, वहां के मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं ये तो फोटो ऑप है। अब जब मालूम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गिरफ्तार हुए हैं, तो जब एक पार्टी इतना झूठ बोलती है, अब चंडीगढ़ में क्या हो रहा है दुनिया देख रहे हैं, कैसे ये अपने ही लोगों को बचा। आप अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं संजय भाई? कोई दे देंगे। झूठ बनाने वाली पार्टी मैंने जिंदगी में नहीं देखा है। संजय आप अपना घर क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? बोलिए गौरव जी, खुद भी बोलिए, लेकिन सच्चाई का सामना कीजिए। संजय आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप लोग कितना झूठ बोलिएगा? अब तो सब आपके सबूत आ गए हैं दुनिया के सामने। संजय झा जवाब नहीं दिया। अगर इतनी मुश्किल से अहमद पटेल जीत भी गए तो उसमें जीत कहां है? हार हुई। आपके पास नंबर भी था और अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव हैं, टॉप लीडरशिप में हैं। मैं आपके साथ इस प्रश्न पर सहमत होऊंगा कि अंत में यदि अहमद पटेल जी जीतेंगे, मुझे हमें पूरा विश्वास है। हमारा लक्ष्य है कि हम गुंडागर्दी जो गुजरात में हो रहा है, तानाशाही जो गुजरात में हो रहा है, भ्रष्टाचार जो गुजरात में हो रहा है, उसको हम उखाड़ेंगे दिसंबर में। वो हमारा लक्ष्य है, वो हमारा उद्देश्य है और उसमें हम सफल होंगे। हम हर एक गुजरात के जो नागरिक है उनके पास हम जाके भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट राजनीति का खुलासा करेंगे। हाँ। मेरे साथ आरएसएस के विचारक राकेश सिन्हा भी जुड़ गए हैं और अनुराग भदौरिया बहुत देर से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो भी सुन रहे हैं। आ रहा हूं, एक सेकंड, आप दोनों के पास भी आ रहा हूं। गौरव लेकिन जवाब दीजिए पहले। गौरव जवाब देना चाह रहे हैं। हाँ, मैं बिंदुवार तरीके से जवाब दूंगा, लेकिन एक बार भी इन लोगों ने, संजय जी ने ये नहीं बताया जो प्रश्न हमने उनसे पूछे थे, लेकिन मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। पहली बात, इन्होंने कहा रुपया दिया जा रहा है एमएलए को। कोई आज तक प्रूफ नहीं आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्होंने कंप्लेंट करी, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो कुछ ना कुछ कमी रही होगी तभी कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग सुप्रीम कोर्ट दौड़ के जाते हैं, कहते हैं नोटा का जो उपयोग हो रहा है ये गलत हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने से मना कर दिया। उसके अगेंस्ट तो आप भी थे, नोटा के खिलाफ तो आप भी थे। नोटा की बात मत करिए। एक मिनट, आप भी, आपकी पार्टी भी नोटा के खिलाफ थी। सुन लीजिए, मेरे को जवाब देने दीजिए। सिफारिश तो आपने भी की थी। एक मिनट पहले जवाब देने दीजिए। मैंने संजय जी बीच में नहीं टोका, आप टोक रहे, गलत बात है। सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट आप गए थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने आपसे कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी गए गुजरात, उनकी गाड़ी पर अटैक हुआ। होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने आज कहा कि जो प्रोटोकॉल एसपीजी प्रोटेक्टी को फॉलो करना होता है वो राहुल गांधी नहीं करते। बुलेट प्रूफ कार से कई बार वो छोड़ के दूसरी कार में आए हैं, जो उनको एडवाइस दी जाती है वो नहीं फॉलो करते। इन्होंने फ्लड्स की बात करी। नरेंद्र मोदी जी ने खुद वहां पे दौरा करा एरियल, और उसके बाद 500 करोड़ का रिलीफ पैकेज दिया। मुख्यमंत्री खुद सारे कदम उठा रहे हैं। इनके एमएलए नदारद थे, जिनका पहला काम है वहां पे होना जनता के साथ। और अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा जो पहले भी कह रहा हूं, चुनाव आज अगर कांग्रेस राज्यसभा का जीत भी जाती है तो भी ये जनता का विश्वास हार चुके हैं। अगर ये केवल भारतीय, बताइए, नंबर आपके पास नहीं था गौरव भाटिया, कहीं ना कहीं गौरव आंकड़ा आपके पास नहीं था, आंकड़ा आपके पास नहीं था गौरव भाटिया राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट जीतने के लिए। वाघेला जी ने क्या कहा? गौरव भाटिया, आपके पास तीसरी सीट जीतने के नंबर नहीं थे, आपने उम्मीदवार क्यों उतारा? आपने इस चुनाव में तीसरी सीट जीतने की कोशिश ही क्यों की? मैं बिल्कुल, जब भी आपके पास वोट इतने होते हैं कि आप क्लोज कॉन्टेस्ट में होते हैं, आप अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं। ऐसा हमने उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भी देखा है, हरियाणा में भी देखा है। यह कोई नई बात नहीं है। जब तक कि हमारा तरीका संविधान में दिए हुए तरीके के तौर पे हो, कोई गलत कार्य आप ना कर रहे हो, जो भारतीय जनता पार्टी ने ना कभी किया है ना करेंगे। चलिए, नैतिकता की कोई बात नहीं है, नैतिकता तो चलती आती जाती रहती है। लेकिन संजय झा, अब मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूं जो आज हमारा दूसरा सबसे बड़ा सवाल भी है। पार्टी खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी करती है, बढ़ रही है, सब करती है, लेकिन इस बार आप कटघरे में है गौरव भाटिया। खैर, लेकिन संजय झा, जयराम रमेश ने जो कहा, संजय झा, क्या आपको लगता है जयराम रमेश ने पार्टी को आईना दिखाया है और वाकई आपकी पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, या अभी भी आप उसे दरकिनार कर देंगे?
नहीं, देखिए मानक जी, जयराम रमेश जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। उन्होंने जो कहा है, जो भी उन्होंने सुझाव दिए हैं, कल एक सार्वजनिक तरीके से मैंने उनका इंटरव्यू पढ़ा है। हम समझते हैं, हमने हमेशा यही कहा है कि कांग्रेस चाहे हमारे ऊपर जितने भी लोग आरोप लगाए, हमारे अंदरूनी जो मामले हैं, जो भी मसले हैं, उसको हम लोग एक तरीके से खुद अपने आप बात करें, उसका समाधान, जो भी समस्या है उसका समाधान ढूंढा जाए। इस तरीके से हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, आपने सुना है गौरव जी ने 4 बार ये जयराम रमेश जी के बयान को दोहराया है, तो हमारे जो विरोधी जो पार्टी है वो उसका फायदा उठाते हैं। ये सच्चाई है कि कांग्रेस पार्टी को और भी बहुत निर्णय लेनी है, परिवर्तन लाना है, हमें बदलाव लाना है, ये सच्चाई बात है। लेकिन मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि यदि आप देखिए यदि मानक जी, तो बिहार में हम थे, इन्होंने पीछे से भारतीय जनता पार्टी ने छुरा मार के वहां सरकार बनाया। गोवा, मणिपुर में आप जानते हैं कितने असंवैधानिक तरीके से इन्होंने सरकार बनाया। आप जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बिहार में पार्टी को ही अपहरण कर दिया। देखिए संजय, सारी बातें बीजेपी पर डालने से नहीं होगा। आप ही की पार्टी के नेता अगर आपको आईना दिखा रहे हैं, राकेश सिन्हा, एक सेकंड रुक जाइए एक सेकंड। राकेश जी, क्या वजह है कि कांग्रेस आज अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है? आपको क्या लग रहा है? जयराम रमेश खुद कह रहे हैं देश बदल रहा है, लेकिन हमारी पार्टी नहीं बदल रही। क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं, राकेश जी बताएंगे, उनकी अपनी राय है। तो हमारी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत है। राकेश जी, अनुराग जी एक सेकंड बोलने दीजिए, हमसे भी पूछेगा मैं आरएसएस के बारे में क्या सोचता हूँ। देखिए पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो उन्होंने सुल्तान किसके लिए उपयोग किया है? सल्तनत तो चली गई, लेकिन सुल्तान बने हुए हैं। सुल्तान जैसा व्यवहार हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने युवराज कहा था तो संजय जी को बहुत आपत्ति होती थी कि अब युवराज क्यों कहते हैं। आज सुल्तान कहा तो कहते हैं आंतरिक मामला है। देखिए, कोई आंतरिक मामला नहीं है। जब आप पब्लिक डोमेन में, चाहे व्यक्ति हो या संगठन हो, गतिविधियां करते हैं तो आपका 20% निजी होता है, 80% पब्लिक होता है। कांग्रेस के बीच आंतरिक लोकतंत्र को सोनिया गांधी ने पूरी तरह से तभी समाप्त कर दिया था जब श्री सीताराम केसरी, जो बिहार से एक ओबीसी थे, कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 97 में बने। 98 में उनको उनकी इस प्रकार से उनकी विदाई की गई, जो कि भारतीय इतिहास में, विशेष करके कांग्रेस के इतिहास में ऐसी कोई घटना नहीं घटी। सोनिया गांधी 98 से लगातार 2017 तक कांग्रेस के अध्यक्षा बनी हुई हैं। राहुल गांधी कांग्रेस में नंबर 2 बने हुए हैं। प्रियंका गांधी अनौपचारिक रूप से कांग्रेस की बड़ी नेता बनी हुई हैं। उन पर आप कोई सवाल कीजिए, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता आ जाते हैं। रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार का कोई मामला आएगा, 10 कांग्रेस के प्रवक्ता उनको डिफेंड करने के लिए आ जाते हैं। तो देखिए, परिवार की जब पार्टी बन जाएगी और उस परिवार में नैतिक मूल्य नहीं रहेगा, जब मोरल पोजीशन नहीं रहेगा। देखिए, परिवार का महत्व था, तब तक महत्व था जब इस परिवार में कुछ मोरल पोजीशन बचा हुआ था। जब परिवार ने मोरल पोजीशन खो दिया तो जयराम रमेश ने वही सवाल उठाया है कि या तो पार्टी को आप पार्टी की तरह चलाइए, नहीं तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर चलाएंगे। तो मुझे लगता है कांग्रेस में जो कुछ भी बचा हुआ है, और यह मैं 10 जनपद के खिलाफ विद्रोह का स्वर देख रहा हूँ। या तो कुछ लोग पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, या 10 जनपद के खिलाफ जो उनका विद्रोह का स्वर है, आंतरिक लोकतंत्र लाने की बात चल रही है। मुझे लगता है कांग्रेस के भीतर एक जिंजर ग्रुप बन चुका है, जो जिंजर ग्रुप 10 जनपद से अलग हटकर 10 जनपद के अतिरिक्त, सोनिया राहुल के अतिरिक्त कांग्रेस कैसे आगे बढ़े, इसका विचार कर रहा है। मुझे लगता है यह लोकतंत्र के लिए अच्छा है, संजय जी के लिए भी अच्छा होगा। संजय जी भी जब घर जाते होंगे तो राहुल गांधी और सोनिया जी की जो विरासत है उस पर रोते होंगे कि आखिर किस पार्टी को, किस नैतिकता को मैं डिफेंड करने टीवी पर जाता हूँ। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस तो चली गई, कांग्रेस 2 चीज छोड़कर गई है। एक तो सुल्तान की अहमियत छोड़कर गई है कि आप सल्तनत जाने के बाद भी रस्सी जल गई, ऐठन नहीं जाती है। दूसरा कांग्रेस एक अपनी संस्कृति जरूर अस्थायी रूप से भारतीय राजनीति में छोड़ गई है। कांग्रेस मर भी जाएगी तो कांग्रेस की संस्कृति जिंदा रहेगी। ये विरासत तो कांग्रेस ने दिया है 60 के दशक के बाद का। 60 के दशक के पहले का कांग्रेस। एक और मानक जी मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, 1955 में जवाहरलाल जी ने क्या किया, यूएन डावर को अध्यक्ष बना दिया, अंगूठा छाप अध्यक्ष बने। पूछिए संजय जी से, यूएन डावर कहां थे, कब पार्लियामेंट में रहे? जब ये राजनीति तब शुरू हुई जब 1950 के दशक में ही जवाहरलाल नेहरू ने अपने परिवार का और अपने निजी हिस्सा बनाने के लिए चुने हुए पुरुषोत्तम दास टंडन, उत्तर प्रदेश के महान लोकप्रिय नेता थे, नेहरू जी के समकालीन थे,
विद्वता में, नेतृत्व में, क्षमता में नेहरू जी से कहीं कम नहीं थे। राकेश जी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, वो नहीं बने। राकेश जी, वो चुनाव जीते कांग्रेस के अध्यक्ष से, उनको हटा दिया गया। तब से कांग्रेस में लगातार गिरावट होती रही है और जयराम रमेश ने उसी गिरावट की ओर संकेत किया है। हाँ, राकेश जी एक सेकंड भी मौका दीजिएगा। संजय जी एक सेकंड, संजय जी आ रहा हूं क्योंकि अनुराग जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अनुराग जी, जयराम रमेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुन रहे हैं आप? वो कह रहे हैं कि देश तो बदल रहा है लेकिन कांग्रेस नहीं बदल रही है, पुराने नारे नहीं चलेंगे। मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि आप भी उसी जहाज में सवार हैं। अगर कांग्रेस डूबता जहाज है, उसके सामने अस्तित्व का संकट है, तो उसके साथ खड़ी सारी पार्टियों के लिए यही समस्या नहीं होगी क्या? अनुराग जी, आप भी उसी जहाज में? देखिए, सबसे पहले मैं सिन्हा जी को जवाब दे दूं। सिन्हा जी परिवारवाद की बात कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कल्याण सिंह किस पार्टी के हैं? कल्याण सिंह का बेटा भी एमपी है, कल्याण सिंह राज्यपाल है, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनका ग्रैंडसन भी मिनिस्टर है और उनकी जो दूसरी बहू वो भी एमएलए है। तो आप किस डायनेस्टी की बात कर रहे हो? आप गोपीनाथ मुंडे की बेटी भी एमएलए, उधर अनुराग ठाकुर के फादर भी चीफ मिनिस्टर थे, अनुराग ठाकुर भी एमपी हैं। तो आप किसकी बात करना चाहते हो? आपके यहाँ तो परिवारवाद भरा पड़ा हुआ, जिस परिवारवाद की आप बात करना चाहते हो, पहले आप अपना परिवारवाद खत्म कीजिए ना, कि एक राज्यपाल है, एक मंत्री है, एक एमपी है, एक एमएलए है। मैं परिवारवाद की राजनीति में नहीं हूँ। आपके वहाँ गृह मंत्री है, उनका कर रहा हूँ, मैंने कांग्रेस की बात कही है। अपना परिवारवाद खत्म कीजिए, तब दूसरे पे परिवारवाद पे उंगली उठाइए। नहीं, अरे आप परिवारवाद की बात बीजेपी से पूछिए, मुझसे आप हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं। जब भी आप टीवी पे आते हैं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। नहीं, आप बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। आप जब भी आते हैं, वो ठीक है अनुराग जी, लेकिन इस बार ये उंगली खुद कांग्रेस के नेता ने उठाई है। जब भी आप जयराम रमेश ने ये उंगली उठाई है अनुराग भदौरिया। नहीं तो कांग्रेस के देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, जब ये पार्टी में किसी को जाना होता है तो पार्टी में कुछ कहना होता है, जब पार्टी को छोड़ना होता है तो पार्टी को जाना होता है। आपके यहाँ बीजेपी प्रवक्ता गौरव जी बैठे हैं, पहले समाजवादी पार्टी किसके प्रवक्ता है? उनको देखा सरकार यहाँ चलेगी, बीजेपी मलाई मिलने वाला, तो बीजेपी। अरे अनुराग भदौरिया प्लीज, अनुराग भदौरिया किसी और पर निजी कमेंट जब आप करते हैं तो आप अपने आप को एक्सपोज करते हैं। इससे संदेश साफ जाता है आपके पास मुद्दे पे बोलने के लिए कुछ नहीं। अरे मुद्दे पे बोलिए, छोड़ के जाना होता है। किसी पैनलिस्ट के खिलाफ पर्सनल कमेंट से क्या मिलने वाला है? जाना होता है तो किसी भी नेता अनुराग भदौरिया कहता है। अरे अनुराग जी, नहीं पर्सनल कमेंट्स, पर्सनल कमेंट करते हैं। किसी नेता को जब जाना होता है, अनुराग का जवाब दे देता हूं। मैं कह रहा हूँ किसी नेता को जब जाना होता है तो वो नेता किसी के बारे में कुछ कहता है। अरे जयराम रमेश जो आईना दिखा रहे हैं उस पर भी तो बोलिए। अनुराग भदौरिया, जयराम रमेश को आप कह रहे हैं वो पार्टी छोड़कर जाना चाह रहे हैं, नहीं तो बताइए। नहीं, जयराम रमेश के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, उनकी पार्टी, इतने पुराने नेता हैं वो, पार्टी का मामला है, कांग्रेस की सरकारों में मंत्री रहे हैं, पार्टी में इतने अहम पद पा रहे हैं, वो आईना दिखा रहे हैं। मामला अगर जाना चाहते हैं, अरे आप बात तो सुन लीजिए, मेरी बात भी पूरी हो जाने दीजिए। मैं जवाब देना चाहता हूं। जयराम रमेश साहब जाना चाहते हैं, वो कांग्रेस का मामला है, मेरा मामला नहीं है। लेकिन मैं आप नहीं मान रहे देश बदल रहा है, आप जयराम रमेश की बात से सहमत नहीं है। आप जयराम रमेश कह रहे हैं देश बदल रहा है लेकिन हम लोग नहीं बदल रहे हैं और इसीलिए हम हार रहे हैं। मोदी और अमित शाह से मुकाबला है, हम उनके सामने नहीं टिक पा रहे हैं क्योंकि हम नहीं बदल रहे हैं। आप इससे असहमत हैं? देखिए नहीं देखिए, हारना जीतना एक अलग बात होती है, विचारधारा एक अलग बात होती है। विचारधारा कभी भी नहीं हारती है, गौरव एक सेकंड में आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया, जहाज डूब जाएगा तो विचारधारा का क्या होगा? नहीं, आप विचारधारा पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, विचारधारा क्या करेगी? विचारधारा का जांच, विचार किसी भी पार्टी का, किसी पार्टी का विचारधारा कभी नहीं डूबती है। बीजेपी भी 2 सीटों पे थी, मानक जी, बीजेपी 2 सीटों पे थी, 82 में, 84 में। अगर वो आज सत्ता में आई है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई है। सरकारें आती जाती रहती है, सरकारें आने जाने से अगर विचारधारा बदल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। अच्छा, गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। विचारधारा, राकेश जी एक सेकंड में आ रहा हूं, संजय एक सेकंड, गौरव भाटिया। गौरव जी, देखिए, बहुत अच्छा लगता है जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आके निजी टिप्पणी करते हैं, लेकिन फर्क भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनमें यही है कि मैं आज के टॉपिक पे बात करना चाहता हूं। सबसे पहले शंकर सिंह वाघेला ने तो अभी कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी, वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो बिल्कुल इस वक्त विचारधारा विहीन है। दूसरी बात, समाजवाद क्या है? क्या एक परिवार के 19 लोग कुर्सी पे बैठे हैं, ये समाजवाद है? तीसरी बात, यूपी में
कांग्रेस कहती है 27 साल बिहार और जाके समाजवादी पार्टी की गोद में बैठ याद नहीं है। अनुराग बीच में मत बोलो, हमने आप पहले बोलो, आप पहले नेता बने, कोई बात नहीं, आप पहले बोलो, बौखलाहट आपके साथ है। जब कोई बीच में बोलता है, मैंने कोई निजी टिप्पणी नहीं करी, लेकिन तभी पहले मैंने अनुराग सुन लो, मैं जवाब नहीं बोलता हूँ, नेता बनाया, सुन लो, मैं बताता हूँ कब याद आई, मैं बताता हूँ आपको, सुनिए सुन लीजिए, आपने सुनो, अगर तुम्हारा समाजवाद ये कहता है कि 19 लोग एक ही परिवार के समाजवादी है तो समाजवाद सही है। अगर कोई अगर आपका मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं हल्की बहस सही करता हूं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा समाजवाद कभी नहीं तो मैं परिवारवाद में सिमट के नहीं जा सकता। अगर गायत्री मैं जवाब दे रहा हूं तो उनके बारे में क्या कहोगे? जवाब दूंगा, उसका भी जवाब दे रहा हूं। सुनो, अब सुनो, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने, जो सारे बड़े पदों पे लोग रहे, वो वहां के संगठन ने चुन के भेजा। कोई आप एक एग्जाम्पल दे दो कि 2 अध्यक्ष और उनका बेटा एक साथ बने हो? नहीं बने। क्यों ऐसा कांग्रेस में और समाजवादी पार्टी में होता है? क्योंकि परिवारवाद और भ्रष्टाचार इनकी पहचान बन रही है। और गौरव जी और समाजवाद खत्म होती जा रही है। गौरव आप बोलिएगा एक सेकंड, मैं जरा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन कर दूं। ऐसा लग रहा है हम लोग जयराम रमेश की बात को मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। जयराम रमेश ने परिवारवाद पर सवाल नहीं उठाया है, वो तो राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पार्टी को लचीलापन दिखाना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, देश बदल रहा है, उसके हिसाब से पार्टी को बदलना पड़ेगा। ये बहस परिवारवाद की नहीं है। राकेश जी भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, गौरव आप भी मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। ने क्या कहा है? अनुराग भदौरिया आप भी नहीं समझ पा रहे हैं। शंकर सिंह वाघेला ने क्या कहा है? शंकर सिंह वाघेला ने क्या कहा? मैं उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने यही बात कही है कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की, ये किसी की बात नहीं सुनती है, समय नहीं देती है, इनके पास विचारधारा नहीं है। यही बोला है उन्होंने, आप मानक चेक कर लीजिएगा। नहीं, ये ठीक है। संजय झा जवाब दीजिए, कौन से सुल्तान सल्तनत जाने के बाद संजय झा कौन से सुल्तान? राकेश जी से आ रहा हूं, कौन से सुल्तान है आपकी पार्टी में? सुनिए गौरव जी, कल्याण सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे यही बोल के उनका नेतृत्व उनकी बात नहीं सुनता है, तो इसके मतलब कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी में योग्यता देखी जाती है। अनुराग जी एक सेकंड, अनुराग जी प्लीज, अरे अनुराग भदौरिया एक सेकंड, अनुराग भदौरिया इस डिबेट को परिवारवाद तक सीमित मत करिए। अनुराग भदौरिया प्लीज एक सेकंड, गौरव प्लीज एक सेकंड, परिवारवाद तक इस डिबेट को सीमित मत करिए। संजय झा कौन से सुल्तान है सल्तनत जाने के बाद जिनका सत्ता का नशा उतरा नहीं है आपकी पार्टी में? जयराम रमेश कह रहे हैं। एक बात बताता हूं मानक जी, ये परिवारवाद का ही जो भारतीय जनता पार्टी ने हम पर आरोप लगाया। अनुराग जी ने कुछ नाम बताए हैं, कल्याण सिंह का नाम और अनुराग ठाकुर का नाम। रमन सिंह को भूल गए, राजनाथ सिंह को भूल गए, वसुंधरा राजे को भूल गए, देवेंद्र फडणवीस को भूल गए। और ये तो हमारे और ये तो कांग्रेस के ही एक समय की बहुत ही वरिष्ठ एक नेता मेनका गांधी को भी इन्होंने दिया है। तो ये देखिए, एक मिनट गौरव भाटिया 2 मिनट सुनिए, बनाएगा कौन कल्याण सिंह को? बनना गौरव फिर देखिए, हम सिर्फ परिवारवाद पर डिबेट नहीं करने वाले हैं। परिवारवाद एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है जो जयराम रमेश ने कहा है उसका, हालांकि वो उससे भी इनकार कर रहे हैं। संजय झा मैं पूछ रहा हूं, कौन से सुल्तान है आपकी पार्टी में जिनकी तरफ जयराम रमेश इशारा कर रहे हैं? सल्तनत चली गई, सरकार चली गई, लेकिन नशा नहीं उतरा हमारे। हाँ, एक बात बताता हूं आपको, हमारे पार्टी में न कोई सुल्तान है न कोई सल्तनत है। और मैं यहां बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं कि गौरव जी को इतना भी नहीं मालूम कि उनके जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो तो नागपुर के हाट में कठपुतली हैं। सचमुच परिवार तो नागपुर में बैठा हुआ है। आरएसएस मुद्दा भटका रहे हैं, मुद्दा भटका रहे हैं, तो मुद्दा भटका रहे हैं। से पहले दौड़ के जाते थे 10 जनपद और उसके बाद सोनिया गांधी जी से मोदी जी को बुखार आ जाता है। श्री नरेंद्र मोदी जी ने तो दिखाया है कि नेतृत्व क्षमता क्या होती है। रिमोट कंट्रोल का इन्वेंशन तो कांग्रेस ने किया। रिमोट कंट्रोल मनमोहन सिंह जी का किसके हाथ में था? वो तो एक शब्द बिना सोनिया जी से पूछे बोल नहीं पाते थे। आपकी इतनी जल्दी पूरी मेमोरी चली गई, इस बात से मुझे बहुत दुख है। आप भूल गए, अभी 3 साल पहले तक मनमोहन सिंह जी एक फाइल लेके सोनिया गांधी जी से जाते थे, अप्रूवल देते थे। सोनिया गांधी जी तो कैबिनेट में भी नहीं थी, इशारे पर दिल्ली नाचती है। सच्चाई का सामना आप करिए।
आज भारतीय जनता पार्टी 18 प्रदेशों में सरकार बना चुकी है और आप 6 पे सिमट गए। सच्चाई का सामना कौन नहीं कर रहा बताइए, को राजधानी बताने दीजिए। आप बताइए, आपने कहा। अरे गौरव जी, इस बात को काहे नहीं मानते हैं कि दिल्ली भारत का राजधानी नहीं है, पार्टी में नागपुर भारत का राजधानी है, उनसे मिल गए। नागपुर भारत का राजधानी है, दिल्ली नहीं। या मानिए नागपुर भारत का राजधानी क्यों जाते थे सोनिया गांधी और राहुल गांधी से? क्या चिल्ला रहे हैं देश के प्रधानमंत्री सच्चाई नहीं बदलता है, आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगा, आपके चिल्लाने से कुछ नहीं बदलेगा, आपके प्रचार से सच्चाई नहीं बदलेगा। रुक मुद्दे पर नहीं आ रहे, गोल 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 घूम रहे हैं। राकेश सिन्हा, आपने मुद्दे को ठीक से समझा नहीं। जयराम रमेश कह रहे हैं देश बदल रहा है लेकिन कांग्रेस नहीं बदल रही है। परिवारवाद की बात नहीं है इसमें, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए पार्टी का। राकेश जी, देश कैसे बदल रहा है और कांग्रेस कहां नहीं बदल पा रही है जो उसका यह हाल है? मानक जी, पहले ये तो मान ले कि भारत का राजधानी दिल्ली नहीं, भारत का राजधानी नागपुर हो चुका है। राकेश जी, राकेश जी, अच्छा ठीक है। देखिए, एक बात पहले मैं बता दूं, संजय जी आप हस्तक्षेप मत कीजिएगा, मैं गलत बोलूंगा तो आप खंडन कर दीजिएगा। आपने दो परिवार की बात कही, कहा नागपुर संघ का भी एक परिवार है और नागपुर में परिवार है। दोनों परिवार में एक बुनियादी अंतर है। एक परिवार में तो जन्म से परिवार का होता है, नागपुर में कर्म से परिवार का सदस्य होता है, त्याग से होता है, जीवन खपाना पड़ता है। ऐसे ही कोई संघ परिवार का सदस्य नहीं हो जाता है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, देखिए जयराम रमेश जी को मैं व्यक्तित्व से जानता हूँ, मैं दो बार आजादी में क्या आपका भूमिका था? जयराम रमेश जी, जयराम रमेश, सुनिए जी, राकेश जी जरा एक सेकंड रुकिएगा। बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से शिकायत करने पहुंचा है। ये उन्हीं की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुजरात के राज्यसभा चुनाव। आ जाइए सर प्लीज। डेलीगेशन बड़ा है, पीछे आओ, पीछे तो पीछे हो जाइए, पीछे और पीछे लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद। एक मिनट, थोड़ा यार भाई सर थोड़ा नीचे 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 ये लो यार भाई। अभी आप नीचे करिए माइक सर, नीचे करिए माइक। ओके, शुरू करें। अभी इलेक्शन कमीशन में माननीय अरुण जेटली जी की अगुवाई में हम लोग का एक डेलीगेशन गया था, जिसमें मेरे अलावे पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारामन और पीपी चौधरी थे और मुख्तार अब्बास नकवी हमारे संसदीय मंत्री राज्यमंत्री। और कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये दो वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। आप सबों के टीवी चैनल्स पर चल रहा है कि हम लोग जीत रहे हैं, वो दिखा रहे हैं उनके नेता, आपने खुद दिखाया है। उसके बाद जब उनको मालूम हुआ कि वो हारने वाले हैं, तब उन्होंने आपत्ति देनी शुरू की। और आपको मालूम है कि कानून ये है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार जब बैलेट पेपर अंदर डाल देता है और ऑब्जर्वर भी अपनी बात कह देता है, और जब वोटिंग खत्म हुई तो फॉर्म 6 में उनको बता दिया गया कितनी वोटिंग पड़ी है। तो अब जब कांग्रेस को लग रहा है कि हम हार रहे हैं, तो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं जो कभी नहीं लगाया गया था। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से बार बार कहा है कि कांग्रेस पार्टी के इस हार की हताशा के लिए फिशिंग इंक्वायरी का मौका नहीं दिया जाए। इसीलिए अरुण जेटली जी आए, हम सभी आए, हमने चुनाव आयोग को साफ साफ कहा है कि एक बार जब बैलेट पेपर बक्से में बंद हो गए तो कहां से खोजेंगे कि दो किसके थे। ये क्या कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है? एक नया तरीका बनाना चाहती है? तो कांग्रेस पार्टी अपनी हार से बौखलाई हुई है। इसीलिए हमने चुनाव आयोग को विनम्रता से अपील किया है कि आपकी गरिमा है, ये बहुत बड़ा पद है। अगर ऑब्जर्वर ने कुछ नहीं कहा, अगर रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ नहीं कहा, जब दोनों बैलेट पेपर बैलेट बॉक्स में चले गए
तो अब इनके पास अब कोई विकल्प नहीं है। अगर लड़ना है तो जाए इलेक्शन कमीशन पिटीशन जाए, अगर कोर्ट ऑर्डर करेगा तब खुल सकता है। सर ऑल्सो डू यू वांट टू कैंडिडेट द कैंडिडेट ऑफ मितेश गरासिया सर? इसलिए हम और टेक्निकल पॉइंट जरा आप लोग देख लें जी। कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो है उसमें सेक्शन 39(5) ये प्रावधान देता है कि अगर इलेक्शन प्रोसीजर में किसी प्रकार का बाधा है या प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो वार्निंग देने के बाद उस पर्टिकुलर वोट को कैंसिल कर सकता है और कैंसिल करके साइड में रख सकता है। ये दोनों वोट 9:20 के आसपास सुबह पड़े हैं। ये वोट पढ़ने के बाद उस वोट पढ़ने तक भी किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं ली। अकॉर्डिंगली ये वोट अंदर डब्बे में चला गया है। इलेक्शन प्रिसाइडिंग ऑफिसर का निर्णय इन चीजों में फाइनल होता है। ऐसी कोई संभावना या प्रावधान कानून में नहीं है जिसके तहत एक बार प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने तय कर लिया कि कोई बाधा नहीं हुई है, वोट डब्बे के अंदर पड़ गया। इसके ऑब्जर्वर भी वहाँ पे दो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे। दोनों ऑब्जर्वर के सामने पूरी वीडियोग्राफी हुई है इलेक्शन प्रोसेस की। बीजेपी के कैंडिडेट तो 20-22 फुट दूर बैठे थे और राज्यसभा का एक विशेष इलेक्शन का प्रावधान 2002 से है जिससे सीक्रेसी को आज रखा नहीं जाता। जो उनके इलेक्शन एजेंट है उसको वोट दिखाया जाता है, किसको वोट दिया जा रहा है वो इलेक्शन एजेंट को दिखा के फिर मत पट्टी में मत गणना के डब्बे में डाला जाता है। अब जब उसने एक बार वो वोट अपने इलेक्शन एजेंट को दिखा दिया तो अब तो उस इलेक्शन एजेंट को पता है कि किसको वोट दे रहा है। उसके बाद वो इलेक्शन एजेंट बाहर जाके 100 लोगों को बता दे, सीक्रेसी तो कोई रही नहीं। तो बाहर जाने के बाद और 3 बजे दोपहर को सुबह से 3 बजे तक कांग्रेस दावा कर रही थी कि हम जीत रहे हैं, 45 वोट 46 वोट आप सबने अपने अपने टीवी पे रेडियो पे पेपर में बताया कि जीत रहे हैं। 3 बजे के बाद तब उनको अगर ये ध्यान में आता है कि इलेक्शन एजेंट को तो पता ही था किसको किसने वोट दिया है, तो उसके बाद वो बोलना, ऑब्जेक्शन रेज करना और अब पूरी मतगणना के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, मैं समझता हूँ ये बौखलाई हुई कांग्रेस एक सम्मान नहीं करती है इलेक्शन प्रोसेस का। वो आर्टिकल 324 का दुरुपयोग करना चाहती है। 324 में किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि एक कंप्लीटेड इलेक्शन प्रोसेस को रद्द किया जा सके। एक बार मत पट्टी में वोट पड़ गया उसके बाद इलेक्शन पिटीशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे ये वोटिंग प्रोसेस को रोका जा सके। हमने रिक्वेस्ट की है कि तुरंत काउंटिंग शुरू की जाए और काउंटिंग का निर्णय हमें नहीं मालूम क्या होगा, शायद उनको ज्यादा अच्छा मालूम है क्योंकि उनके वोटर ने उन्हीं को दिखा है। हमें तो अपने वोटर पे पूरा पक्का भरोसा है, अगर उनको ये भरोसा नहीं है। जी मितेश गरासिया जी की कैंडिडेट सर तो देखा आपने, बीजेपी भी अब इलेक्शन कमीशन पहुंच गई है। यानी एक तरफ से अमित शाह, दूसरी तरफ से अहमद पटेल और पूरी कांग्रेस ने पूरी जान लगा रखी है राज्यसभा की सिर्फ एक सीट जीतने के लिए। नतीजा क्या होगा थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास टाइम खत्म हो गया आज सबसे बड़ा सवाल में, लेकिन मुद्दे बहुत हैं जिन पर बहस होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश सिन्हा, अनुराग भदौरिया, गौरव भाटिया और संजय।